हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है अन्याय के विरोध में। तो प्रस्तुत अध्याय रूसी साहित्य के विख्यात लेखक एवं नाटककार आतोंग चेखव द्वारा रचित है। प्रस्तुत अध्याय में लेखक ने भीरू, दब्बू व बोधे लोगों को प्रेरणा देने के लिए कहा है कि उनका समाज में कोई स्थान नहीं है। लेखक अन्याय के प्रति प्रबल विरोधी है तथा अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को अन्याय से लड़ने की प्रेरणा देना चाहते हैं। तो आइए अध्याय की शुरुआत करें। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। यानी कि जो मैं तनख्वाह तुम्हें देता हूँ महीने का काम करने का, उसका हिसाब मैं करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जी नहीं, 40 रूबल, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल ही महीना देता आया हूँ। अच्छा, तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ होगा। नागा यानी कि एक भी नुकसान नहीं हुआ होगा, एक भी छुट्टी नहीं हुई होगी। तुमने इतवार की छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया, कोलिया को सिर्फ घुमाने भर ले गई हो। इसके अतिरिक्त तुमने 3 छुट्टियां और ली है। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी। बोली एक शब्द नहीं। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 हुए 19। 19 ना गए। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने बचे? 41। 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से खांसा, उसके बाद उसने अपनी नाक साफ की। बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, परंतु मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बंदा है। चलो, मैं इसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ खरोच लगकर उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, जूलिया ने दबी जबान से कहना चाहा। अरे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। उसके तमाम शरीर पर पसीना छलछला आया। कांपती आवाज़ में बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वह भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा। और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दे, बचते हैं 11 रूबल। तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोल कर किसी तरह उसमें ठूस लिए और धीमे विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से उबलने लगा, यानी कि आग बबूला हो गया मैं गुस्से से। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रोध स्वर में कहा, धन्यवाद? किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा सा मारते हुए कहा। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे यह सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा। तनिक यानी कि जरा सा, अचरज यानी कि आश्चर्य है। उसने कहा, मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा ये सुनकर। मैंने कहा, फिर स्वर धीमा करके मैं बोला,
जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा। देखो, ये तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू, बौंदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, बस खामोश रहे और सारी जातियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि संसार में दब्बू और बोधे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो बच्चों, ये अध्याय हमें समझाता है कि जो इंसान जितना दबता है ये दुनिया उतना ही दबाती है। किसी के साथ अन्याय मत करिए, लेकिन अन्याय सहना भी एक अपराध ही है। आप अन्याय सहते हैं तो आप भी अन्याय करने वाले के जितना अपराधी ही कहलाएंगे। इसलिए आपको स्वतंत्रता से जीने का हक है, अपने काम की आमदनी पाने का पूरा हक है। तो उम्मीद करती हूँ आप भी अपने इस अधिकार के बारे में सजग रहेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे। आइए अब पाठ से आधारित प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनना है। पहला वाक्य है, लेखक का जूलिया का हिसाब करने के पीछे उद्देश्य था उसे काम से हटाकर दूसरी गवर्नेंस लाना, उसे उसका दब्बूपन, भीरूपन दिखाना, उसके पैसे ठग लेना, उसे परेशान करना तथा रुलाना। दूसरा विकल्प सही है। उद्देश्य था इसमें कि उसका दब्बूपन और भीरूपन दिखाना कि तुम कितनी दब्बू हो, जिसके कारण लोग तुम्हारे पैसे हड़प लेते हैं। इस प्रकार बच्चों, बाकी के विकल्प आप स्वयं ढूंढेंगे प्रश्नों के। हम आगे बढ़ते हैं। रिक्सान आ गया हमारे सामने। पहला वाक्य, मैं तुम्हारी डैश का हिसाब करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह, इस प्रकार यहाँ लिख देंगे आप। बाकी के रिक्सान आप स्वयं भरिएगा पाठ के अनुसार। आइए लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, लेखक के बच्चों की गवर्नेंस का क्या नाम था? तो लेखक के बच्चों की गवर्नेंस का नाम जूलिया था। इस प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर बच्चों स्वयं दीजिएगा। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है पहला, बच्चों की गवर्नेंस की तनख्वाह कम करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो बच्चों की गवर्नेंस की तनख्वाह कम करने के पीछे लेखक का उद्देश्य था कि वह जूलिया के दब्बूपन और भीरूपन को सामने ला सके और उसे समझा सके कि किस प्रकार तुम दब्बू बनी रहती हो, जिसके कारण लोग तुम्हारा हक मार लेते हैं और तुम्हें ठग लेते हैं। इस प्रकार बच्चों बाकी के प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं दीजिएगा। भाषा ज्ञान के पहले प्रश्न पर आते हैं। वाक्य प्रयोग करना है अर्थ लिखने पर। गवर्नेंस, बच्चों को संभालने वाली, तो जूलिया बच्चों की गवर्नेंस थी। इस प्रकार बाकी के शब्दों के वाक्य प्रयोग स्वयं करेंगे आप। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। चेहरा पीला पड़ना, चेहरा पीला पड़ना यानी कि बहुत दुखी होना। तो गवर्नेंस को अपने पूरे पैसे ना मिलने से उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। चलिए व्याकरण ज्ञान पर आ जाते हैं। अब इस व्याकरण ज्ञान में आपको क्या समझाया गया है बच्चों? यहाँ पर आपको संबंध बोधक के भेद बताए गए हैं। कौन कौन से होते हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, समतावाचक, साधनवाचक, विषयवाचक, विरुद्धवाचक, संघवाचक, हेतुवाचक और तुलनावाचक ही होते हैं संबंध बोधक के भेद। ठीक है, इनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। आइए इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। अब संबोधन बाधक शब्दों के अपने वाक्य में प्रयोग करने हैं। जैसे कि के योग्य, तो सीता राम के योग्य थी। इस प्रकार इन संबंध बोधक शब्दों के बाकी के शब्दों के वाक्य प्रयोग आप स्वयं करेंगे। चलिए रचनात्मक कार्य में क्या प्रश्न है ये जान लेते हैं। क्या अन्याय को सहना उचित है? इस विषय पर कक्षा में सविस्तार चर्चा कीजिए। बहुत अहम विषय है बच्चों। अन्याय को सहना उचित है? मेरे अनुसार बिल्कुल उचित नहीं है, ये अनुचित कार्य है। जितना अनुचित कार्य अन्याय करना है, उतना ही अनुचित कार्य अन्याय सहना है। केवल आप सत्य के मार्ग पे चलिए, ईमानदारी से अपना काम करिए और किसी को हक नहीं है आपका हक मारने का, आपको ठगने का। इसके विरुद्ध आपको आवाज़ उठानी चाहिए। चाहे हमारी अदालतें हैं, आप उनका रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना नहीं है अन्याय। तो यह अध्याय हमें यही सीख देता है बच्चों। आपको भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सचेत रहना चाहिए। लोगों को भी समझाएं कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करें और अधिकारों को भी मानें। इसी उम्मीद के साथ कि आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और इसका अभ्यास करते रहेंगे।